बच्चों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये इस बार जो अभी पेपर हुआ है 2025 का, ये जे एडवांस्ड का क्वेश्चन है। मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा क्योंकि इसमें हम लोग एक नए कंसेप्ट का यूज़ करके, एक अच्छे कंसेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक पार्टिकल है और एक इन ए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अ पार्टिकल ऑफ मास 2m कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास m which is initially at rest. Assuming the collision to be perfectly elastic, the maximum angular deviation theta of the heavier particle is to be found. हमें ये निकालना है कि जो हैवी वाला पार्टिकल है वो टकराने के बाद अपने इनिशियल डायरेक्शन से कितना घूम जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देख लिया हो तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से शीट ऐड करते हैं और इस शीट के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन में बच्चों ये है कि एक हैवियर पार्टिकल है, इसका मास 2m है, इधर की तरफ चल रहा है, और ये एक जो एक इसका मास कम है, ये लाइटर पार्टिकल है और ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी नहीं है। इसकी वेलोसिटी को मैंने u मान लिया है और इसकी वेलोसिटी 0 है, ऐसा दिया गया है बच्चों। अब इन जनरल अगर मैं इसको u1 मान लूँ और u2 यहाँ पर 0 है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम ग्राउंड के फ्रेम में करेंगे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, इसको वी कैन डू दिस क्वेश्चन इन दी सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो बच्चे आईटी एडवांस के लिए जा रहे हैं उनको पता होता है कि दो पार्टिकल का जो मोमेंटम का सम होता है, सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम का सम होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, वो 0 होता है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम का सम 0 होता है, आइदर इट इज़ इनिशियल जस्ट बिफोर द कोलिजन और जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ऐसा होता है बच्चों। तो ये तो हमें पता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो P1 इनिशियल का मैग्नीट्यूड P2 इनिशियल के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ऐसा भी यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ से ये भी कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो बाहर से फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा, क्योंकि इनिशियल अगर 0 है तो बाद में भी 0 होगा। इसका मतलब P1C फाइनल, अगर हम फाइनल की बात करें तो फाइनल जो मोमेंटम इसका है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही बात हो रही है तो बार बार मैं C लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं कि P1 फाइनल, इस सब कुछ सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। तो P1 फाइनल ये बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा P2 फाइनल के, क्योंकि मोमेंटम का सम, अगर दो वेक्टर्स का सम 0 है तो ये इसेंशियल कंडीशन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स इक्वल और अपोजिट होंगे बच्चों। अब अगर हम बात करें कि इसके बाद ये हमारे पास एक कंक्लूजन आ चुका है, और यहाँ से अगर हम चाहें तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर होगी m1v1 तो 2mu प्लस 0/3m। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी बच्चों 2u/3, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। तो एनर्जी अगर कंजर्व है बच्चों तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू K1 इनिशियल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू K इनिशियल, लिख दूँ, 1 की बात नहीं है, तो K इनिशियल जस्ट बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू K फाइनल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को अगर लिखना हो तो P1² 2 m1 प्लस P2² 2 m2 इज इक्वल टू, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है बच्चों, ये इनिशियल है, तो P1 फाइनल स्क्वायर बाई 2 m1 प्लस P2 फाइनल स्क्वायर बाई 2 m2, ऐसे लिखा है। यहाँ से 2 चाहें तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से P2 इनिशियल को मैं P1 इनिशियल के इक्वल लिख सकता हूँ, यहाँ से तो कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं P1 इनिशियल का स्क्वायर कॉमन ले लूँ और m1 भी चलो कॉमन ले लेता हूँ, तो हमें बचा 1 प्लस m1/m2। ऐसे अगर मैं इधर मैं अगर P1 फाइनल स्क्वायर बाई 2 m1 कॉमन ले लूँ तो बच्चों क्या बचा 1 प्लस m1/m2। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट, बहुत ही सुंदर रिजल्ट
एक निकल कर यहाँ से आ रहा है, क्या बच्चों आ रहा है, यहाँ से ये M1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें पता चल रही है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात करें तो जो P1 का जो इनिशियल मोमेंटम है उसकी वैल्यू मॉड, मतलब P1 इनिशियल की वैल्यू और P1 पहले हैवियर, अगर मान लो 1 को मैंने हैवियर कहा है तो हैवियर मास का जो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू होगी वो उसके इक्वल होगी। अब चूंकि मास कांस्टेंट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो u है, मतलब जो u1 है, इसकी वैल्यू v1 के इक्वल होगी। किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो स्पीड होगी बच्चों वो इक्वल होगी, है ना। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन है जिससे आपको बहुत आसानी से आंसर मिल सकता है। तो हमने अभी तक ये कंक्लूड कर लिया है बच्चों कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो हैवियर, अगर मैं 1 को हैवियर कर रहा हूँ तो हैवियर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, वही स्पीड होगी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अब पहले देख लेते हैं कि उसकी स्पीड कितनी थी। तो वेलोसिटी अगर मैं निकालूं तो अगर मैं यहाँ से लिख लूँ कि जो पहली बॉल है उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो ये क्या होता है कि v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास, ऐसा लिखा जाएगा बच्चों, है ना। अब v1 कितना था? v1 था u राइट की तरफ, तो राइट मतलब पॉजिटिव, और vc राइट की तरफ कितना आया था बच्चों? 2u/3। तो यहाँ से हमें v1c कितना मिल गया बच्चों? u/3। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो हैवियर पार्टिकल है उसके जो स्पीड पहले थी u/3, तो इसकी स्पीड बाद में भी कितनी रह गई? u/3। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो ये पॉसिबिलिटी हम लोगों ने डराइव किया है, ये एक कंडीशन है जो हमारे पास अभी है। तो अब इसको वेक्टर से दिखाएं। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो हैवियर पार्टिकल था उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ उसके डायरेक्शन में चेंज आया है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बच्चों अगर हम देखें तो अगर ये मान लेते हैं कि ये पहले की वेलोसिटी थी, अगर मान लेते हैं कि जो पहला पार्टिकल था वो इधर की तरफ कहीं जा रहा था, ये u1 सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये वेलोसिटी है, तो इसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिलेगा। मतलब ये वेक्टर सिर्फ घूम जाएगा और कुछ एंगल से घूम जाएगा, मान लो फाई एंगल से घूम जाएगा, लेकिन जो पहला पार्टिकल है सेंटर ऑफ मास में उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। वो अपने स्कैटरिंग प्लेन में जो वेलोसिटी वेक्टर है वो घूम जाता है, रोटेट हो जाता है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एक कंक्लूजन है बच्चों, अगर आप एड एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो वेलोसिटी वेक्टर होता है किसी पार्टिकल का, उसे रोटेट होता है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। ये कंक्लूजन हमें ड्रॉ कर लिया बच्चों। अब अगर ये दो वेक्टर्स हमारे पास हैं तो हम लोग बहुत आसानी से ग्राउंड फ्रेम में निकाल सकते हैं कि v1 कितना होगा। तो अगर मुझे बच्चे निकालना है कि पहले पार्टिकल की बाद वाली वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कितना है, तो यहाँ से वेक्टर के थ्रू निकाल सकते हो, v1c प्लस v सेंटर ऑफ मास, ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ से इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो vc ये है और v1c इधर है, तो इसका मतलब v1c का जो डायरेक्शन है बच्चों, अगर आप देखो तो u1c और v1c का ये मैंने बनाया है, लेकिन अगर हम देखें तो v1c यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था, v1c का डायरेक्शन भी u1c के डायरेक्शन में ही होगा। तो अगर हम यहाँ से आप फाइनल ड्रॉ करें तो क्या होगा बच्चों, ये रहा, अगर ये vc एक वेक्टर है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और इसमें हम लोगों ने, मैं क्या ऐड कर दूं कि मुझे ग्राउंड के फ्रेम में अगर मैं v1c ऐड कर दूं, क्या v1c ऐड कर दूं, तो हमें क्या मिल गया, हमें बच्चों मिल गया ग्राउंड के फ्रेम में कोलिजन के बाद ग्राउंड फ्रेम में ये जो एंगल है ये हमें निकालना है, और ये वेक्टर हमें मिल गया है। ये जो एंगल है ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो डेविएशन है स्कैटरिंग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है, और जो थीटा है वो डेविएशन है किसमें, वो डेविएशन है बच्चों ग्राउंड फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम में जो डेविएशन है वो थीटा है और फाई है, इसमें रिलेशन हम निकाल सकते हैं। फाई की वैल्यू पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई अभी फ़िलहाल रेस्ट्रिक्शन हम लोग देखेंगे। फाई की वैल्यू मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे थीटा को मैक्सिमाइज करना है। फाई रोटेट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ m1 and m2 एंड डिफरेंट कंडीशंस। तो हमें ये पता करना है बच्चों कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, ये क्वेश्चन में हमको पता करना है। तो अगर ये फाई को हम कितना ले जाएं कि ये एक रोटेटिंग वेक्टर है जिसका टिप जो है
ये घूम रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा एक तरीका है, अगर एक सर्कल में बना लूँ और उस सर्कल पर का सेंटर यहाँ पर है और ये VC वेक्टर है बच्चों, ये VC वेक्टर है, VC की वैल्यू हमें पता है 2u/3 है ना, और जो V1C है उसकी जो वैल्यू है u/3 है, क्योंकि V1C UNC के मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो वो u/3 है। तो u/3 का वेक्टर इसमें कहीं भी घूम सकता है। तो हमें पता करना है कि ये वेक्टर जो V1C है बच्चों वो कितना डिग्री कितना रोटेट कर जाए यहाँ से। हमें जब हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे, मान लो ये V1C है, ये V1C यहाँ भी हो सकता है। अगर ये V1C है तो ये हमारा जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वाला थीटा इतना होगा, और थोड़ा इसको घुमाते हैं तो ये और थोड़ा ज़्यादा है, और इसको इस वेक्टर को और, क्योंकि कहीं भी हो सकता है, फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो फाई की वैल्यू अगर यहाँ है तो ये वाला एंगल होगा। ऐसे ये हम जान सकते हैं, यहाँ से आपको ये पता चल सकता है बच्चों कि इसकी वैल्यू, इस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये टेंजेंट बनेगा, ये टेंजेंट बनेगा। और टेंजेंट अगर बनेगा इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये किसके, ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में स्कैटरिंग है और ये ग्राउंड फ्रेम में स्कैटरिंग का एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल 90 होने पर, इसके अलावा अगर आप इसको डायग्राम से देखोगे, इसे डायग्राम अगर आप देखना चाहते हो तो इस डायग्राम से आप क्लियर कर सकते हो कि थीटा की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब जो ग्राउंड फ्रेम का वेलोसिटी वेक्टर है, ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी वेक्टर है वो टेंजेंट होगा इस सर्कल पर, जिस सर्कल पर जो सेंटर ऑफ मास में फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है उसका टिप घूम रहा है, ठीक है, उसका हेड घूम रहा है। तो अब यहाँ पर 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, 2u/3 है और इसकी वैल्यू u/3 है। अब हम साइन रूल लगा देते हैं, तो साइन थीटा मैक्स कितना आया, साइन थीटा मैक्स डिवाइडेड बाई u/3 इज इक्वल टू साइन 90 ओवर 2u/3। तो यहाँ से साइन थीटा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, साइन थीटा मैक्स की वैल्यू आ गई 1/2। इसका मतलब थीटा मैक्स की वैल्यू हमारे पास आ गया 30 डिग्री या π/6। सो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है π/6 मतलब 30 डिग्री, और ये इसका सोल्यूशन है। काफ़ी अच्छा, मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। डिफरेंट हम लोगों को सोचना है तो आसानी से, ये अगर थोड़ा डायग्राम बनाना आप जानते हैं तो बहुत आसानी से ये एंगल आपको मिल जाएगा।